नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए डे वाइज मॉड्यूल हमारा चल रहा था और ये डे 6 का वीडियो है जिसे कि आप देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं और ये बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों से जुड़े हुए हैं। इसमें मौर्यन एम्पायर के बारे में भी इंफॉर्मेशन आप देखेंगे। तो पहले वाले बुलेट पॉइंट में आप ध्यानपूर्वक देखिए, बुद्धिस्ट डिविडियंस है और इसका नाम है महावंश। ये सिंघली जो अनुश्रुतियाँ होती है, ट्रेडिशन होता है, उस पर आधारित है। सिंघल का मतलब यहाँ पे एक भाषा से है, सिंघली भाषा, और वो सिंघल द्वीप पर बोली जाती थी। अब ये सिंगल आइलैंड कहाँ पे है? तो श्रीलंका को कहा जाता था। पुराने ज़माने में उसका नाम सिंघल था और बाद में सीलोन हो गया मेडिवल टाइम पीरियड में, और मॉडर्न एज तक आते आते श्रीलंका। तो ये इसका रूपांतरण है। और पुराने ज़माने में जो रामायण और पीछे का समय है उसमें उसे लंका कहा जाता था। तो महावंश ये वहीं का मतलब उसी भाषा में रचित ग्रंथ है और इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैज़ बीन कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द इंटायर जम्बूद्वीप। इंटायर जम्बूद्वीप। अब ये जम्बूद्वीप क्या है? इसको इंडिया के तौर पे प्रोनाउंस किया गया है, लेकिन जम्बूद्वीप का मतलब होता है जामुन के वृक्षों से घिरा हुआ आइलैंड, ठीक है, जमीन का टुकड़ा। तो भारत का एक हिस्सा जिस पर कि जामुन के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, उसी हिस्से को आर्यावर्त भी कहा जाता है क्योंकि आर्यों का विस्तार वहाँ तक था। और बाकी जो साउदर्न पोर्शन है जिसे आप दक्कन प्लेटू देखते हैं या फिर जो वेस्टर्न घाट है या ईस्टर्न घाट है, तो वो वाला हिस्सा द्रविड़ों का था। वहाँ पर सभ्यता उतनी तेज़ी से फैली नहीं थी, तो वो हिस्से को इसमें जोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसमें पूरे समूचे भारत का स्वामी कह दिया गया है। तो ये आपने देखा। अब देखिए, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्ष द प्रेसिडेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था, मतलब एजुकेशन का ये हब हुआ करता था। तो यहाँ के जो आचार्य थे या यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, आप इन्हें वाइस चांसलर भी कह सकते हैं, तो ये आचार्य शीलभद्र थे। बहुत ही विद्वान आदमी थे। द फर्स्ट हिंदू किंगडम इन साउथ ईस्ट एशिया। देखिए सबसे पहला जो हिंदू किंगडम था वो कौन सा था? ये श्री विजय नाम का राज्य हुआ करता था, ठीक है। इस किंगडम का नाम था श्री विजय। अकॉर्डिंग टू चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग आप जानते हैं कि ये चाइनीज है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यात्री कहाँ से आया था और किसके टाइम पीरियड में आता है, किसके शासनकाल में आता है। तो श्री विजय वॉज द मेन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। इत्सिंग ने कहा कि ये जो श्री विजय हिंदू राज्य हुआ करता था साउथ ईस्ट एशिया का, ये असल में बुद्धिज्म का पूरा मेन सेंटर हुआ करता था। नागार्जुन के बारे में कहा गया है कि ये बुद्धिज्म के लूथर हैं और ही वेंट टू चाइना इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट वर्क इनटू चाइनीज लैंग्वेज। तो ट्रांसलेशन का काम इन्होंने किया, यानी लोगों को पढ़ने में सहजता रहे इसलिए। अब यहाँ आप देखें, द चतुर्विधा या चातुर्विधा संघ वाज फाउंडेड बाय महावीर स्वामी इन पावापुरी। महावीर स्वामी के बारे में हमने पीछे देखा था। और द अभिधम्म पिटक वाज ऑर्गेनाइज बाय पाटलिपुत्र परिषद। मैत्रेयनाथ वाज द फाउंडर ऑफ योगाचार, जिसे कि विज्ञानिज्म कहा जाता है या विज्ञानवाद कहा जाता है। और ये जो सेक्ट है ये 3rd सेंचुरी एडी का है, मतलब इतना पुराना है, आप समझ लीजिए 3री शताब्दी की बात हो रही है। तो विज्ञानवाद को ही योगाचार कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और सांख्य फिलॉसफी हैज़ द सिमिलरिटी विद जैनिज्म। तो सिमिलरिटी नहीं है बल्कि जैनिज्म इसी की कॉपी है। आप महावीर स्वामी के जितने भी सरमन्स हैं उन्हें सुनिए, तो उसमें आप देखेंगे कि जितना भी सांख्य दर्शन के तत्व हैं वो पाए जाते हैं। उन्होंने इसी दर्शन से अपनी प्रेरणा ली थी। अब यहाँ आप देखें अश्मक महाजनपद के बारे में, तो ये साउदर्न मोस्ट था, मतलब सबसे दक्षिणी महाजनपद यही हुआ करता था। 16 महाजनपदों का इतिहास आप देखते हैं 6th सेंचुरी BCE में। तो उस टाइम पीरियड में सबसे दक्षिणी यही था और इसकी जो कैपिटल थी वो पैठन, पोतन या फिर प्रतिष्ठानपुर के नाम से जानी जाती थी। ये जंगली एरिया था, इधर बहुत ज़्यादा आबादी का विस्तार नहीं था, वो तो बाद में होता है, सभ्यता भी बाद में जाती है। अब यहाँ पर आप देखें, एम्परर हर्षवर्धन हैज़ ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस समिट एट प्रयाग एंड कनौज। कुंभ मेला भी उन्हीं की देन है। और बुद्धिस्ट लिटरेचर, ललित विस्तार, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ललित विस्तार जो है वो बुद्धिज्म से रिलेट करता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा जैनिज्म से है और कौन सा बुद्धिज्म से। तो ललित विस्तार, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, इस तरह के जो टेक्स्ट हैं वो बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं। तो इसमें देखिए ललित विस्तार में डिस्क्राइब द एंशियंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया। जितनी भी एंशियंट स्क्रिप्ट्स हैं भारत की, उनका इसमें डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, तो काफ़ी सारी पक्की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पे महासंघिक सेक्ट को आप देख रहे हैं, ये बुद्धिज्म से बिलोंग करता है और इसकी स्थापना हुई थी वैशाली में। अच्छा, अब यहाँ पे अजित केश कम्बलिन का नाम दिया है। तो अजित केश कम्बलिन जो थे ये बुद्धिस्ट फिलोसफर थे और इन्होंने अपने तरफ से एक डॉक्ट्राइन को दिया था लोगों को, और ये एनहिलेशन का सिद्धांत था, मतलब एनहिलेशन की थ्योरी थी।
तो ये एकदम से नास्तिक माने जाते थे, मतलब अपने ही रंग में चूर रहते थे और इनके बाल इतने लंबे थे कि वो अपने बालों को जहाँ मन करता था, मतलब बैठने की इच्छा होती थी तो बिछाकर जमीन पर बैठ जाते थे। इसीलिए इनको केश कंबलिन कहा गया, मतलब इन्होंने बाल काटे ही नहीं, दाढ़ी बाल नहीं काटे, तो वो जटा का रूप धारण करके कंबल जैसा इनके लिए काम करते। और अज्ञेय जी की रचना है असाध्य वीणा, उसमें आपने देखा होगा कि एक वीणा राजा को मिलती है जो कि बज ही नहीं रही होती है, मतलब उसको बजाने की कोशिश की जाती है तो उससे कोई ध्वनि नहीं निकलती है। तो राजा ऐलान करवाते हैं, उनको बड़ी जिज्ञासा होती है कि काहे नहीं बज रही, तो ऐलान करवाते हैं कि जो बजाएगा उसे राज्य में से आधा दे दिया जाएगा। तो ऐसे में केश कंबलिन आते हैं, सारे लोग ट्राई करते हैं, हार जाते हैं। केश कंबलिन आते हैं, वो अपना केशों का कंबल बिछाते हैं, बैठ के अपने आराम से बीड़ा बजाते हैं। तो राजा को बड़ा अचंभा होता है कि बड़े बड़े पुरुषार्थी हार गए, ये कंकाल तंत्र जो है ये मतलब एकदम हड्डी का ढांचा थे, तो ये कंकाल तंत्र कैसे बजा ले रहा है। तो वो बताया कि इसमें साधना पड़ता है, मतलब मन को और आत्मा को उस बीड़ा के साथ जोड़ना पड़ता है। तो ये थे अनेकांतवाद और एनहिलेशन के कुल मिलाकर प्रतिपादक। अब इसके बाद आप गांधार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गांधार डिस्ट्रिक्ट वॉज अ पार्ट ऑफ हखमनी और पर्सियन एम्पायर। बाहर से हमले होते हैं और गांधार एक समय में स्वतंत्र राज्य हुआ करता था और यहाँ पे सुभद्र और शकुनी जैसे जो राजा हैं वो हुआ करते थे, गांधारी यहीं की थी। लेकिन बाद में जो बाहरी आक्रमणकारी थे, विशेष रूप से ये जो फारसी थे यानी पर्सियन थे, तो हखमनियों का या पारसियों का जो एम्पायर है वो यहाँ स्थापित था बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीक्स। ग्रीकों के आने से पहले ग्रीक आते हैं तो इन्हें भी खदेड़ देते हैं, वो काबिज हो जाते हैं। द पर्सियन आर्मी हु हैड फॉट अगेंस्ट द ग्रीक्स वॉज सप्लाइड विद द सोल्जर्स एंड मटेरियल फ्रॉम गांधार महाजनपद। जब वो लड़ रहे थे आपस में ना, तो यहाँ जो मटेरियल की और सैनिकों की सप्लाई थी वो इसी महाजनपद से हुआ करती थी। तक्षशिला ये ज्ञान विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था, आचार्य चाणक्य भी वहीं पर आचार्य हुआ करते थे। अब यहाँ पे आप देखें भगवती सूत्र के बारे में, तो भगवती सूत्र जैनिज्म का एक टेक्स्ट है, काफ़ी पॉपुलर है और पॉपुलर ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें 16 महाजनपदों का पूरा जो ब्यौरा है वो मिलता है। और ठीक ऐसे ही बुद्धिज्म में जो टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से भी हमें सेम इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब आगे चले आप, इसमें यह भी बताया गया है कि इन दिस द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म अलॉन्ग विथ हेवन एंड हेल हैव बीन डिस्क्राइब। वो 16 महाजनपद वाला जो थ्योरी है उसको तो हम देखते ही हैं, उसके अलावा इसमें हेवन और हेल की भी थ्योरी है, यानी स्वर्ग और नर्क में भी लोगों का विश्वास था। मतलब कर्मवाद में ये विश्वास करते थे कि जैसा हम कंडक्ट अपना रखेंगे वैसा हमें उसका रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ऐसे में ये नर्क और स्वर्ग की अवधारणा में यकीन करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भगवती सूत्र से हमें प्रिंसिपल दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू भगवती सूत्र द 16 रिपब्लिक्स ऑफ काशी एंड कोशल विच वर द पार्ट ऑफ पावरफुल फेडरेशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया अपोज द किंग ऑफ मगध अजात शत्रु। तो मगध धीरे धीरे करके अपनी पावर को इंक्रीज करता जाता है, इनहेंस करता जाता है, बढ़ता जाता है और आसपास के राजाओं को दबाता जाता है, दबंगई दिखाता है। तो ऐसे में आप देखते हैं बृहद्रथ डायनेस्टी से ये बात स्टार्ट होती है, उससे पहले तो काशी ही सबसे ऊपर था। तो बृहद्रथ डायनेस्टी से ये बढ़ते बढ़ते हर्यक डायनेस्टी तक अति हो जाता है। तो आप देखते हैं कि बिंबिसार और अजात शत्रु एक एक करके राज्यों को खाना शुरू करते हैं। विशेष रूप से अजात शत्रु बहुत ज़्यादा ये एम्बिशियस था, तो सारे राजा इसके दुश्मन बन जाते हैं। आप किसी को भी दबाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपके इनेमी ही बनेंगे, फ्रेंड तो बनेंगे नहीं। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर स्यादवाद डॉक्ट्राइन की बात हो रही है, तो ये भी जैनिज्म से ही बिलोंग करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए व्हेन अ पर्सन इंटर द संघ ही बिकम द डिवाइड ऑफ हिज वर्ण, मतलब वो अपने वर्ण से बाहर आ जाता है। जो 4 वर्ण बनाए गए थे ना, पुरुष सूक्त आप देखते हैं ऋग्वेद में, तो उन वर्णों की व्यवस्था से वो निकल आता है। मतलब उसका कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ण नहीं रह जाता है। धर्म रहता है बुद्धिज्म का, लेकिन कुल मिलाकर मानवता और अहिंसा उसका धर्म बन जाते हैं, मतलब समानता का बर्ताव, और ये अच्छी चीज़ है। दिस सेंटेंस ये जो सेंटेंस आपने देखा ना, ये तो वाक्य था ना, तो वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये अंगुत्तर निकाय से लिया गया है। अंगुत्तर निकाय में हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी BCE के महाजनपद दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी अच्छी बातें हैं, तो वो हम देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन द 22nd, ध्यान दीजिएगा, 22nd तीर्थंकर वाज अरिष्टनेमी नाम के ये 22nd तीर्थंकर थे, और ही वॉज कॉन्सिडर्ड द कंटेम्प्रोरी ऑफ कृष्ण एंड हिज डिसेंडेंट आल्सो। ये कृष्ण के कंटेम्प्रोरी थे और उनके साथ मतलब उन्हीं के सहयोगी थे, उन्हीं के वंशज कहे जाते हैं अरिष्टनेमी। तो ये कहाँ तक सत्य है कोई नहीं जानता, सारी चीज़ें लिखी हुई है। और वीर निर्माण संवत की अगर बात करें, ये भी एक संवत है, जैसे आप विक्रम संवत देखते हैं, शक संवत देखते हैं, हिजरी संवत देखते हैं, वैसे ये संवत है। तो ये कैलेंडर से जुड़ा हुआ है। इज अ कैलेंडर इरा विच कमेमोरेट द निर्वाण ऑफ लॉर्ड महावीर स्वामी द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो उनके निर्माण वाला जो समय है वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। अब देखिए कार्ले के जो चैत्य हैं ना, ये महाराष्ट्र में है, इनकी लोकेशन आप जानिए। कार्ले के जो चैत्य हैं ये महाराष्ट्र में है, पूना डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, और ये सबसे बड़े हैं। माउंटेन को पूरा काट के, जो दक्कन के प्लेटू का पहाड़ी वाला हिस्सा है, उसको काट के अंदर गुफाएं बनाई गई, और उसमें बौद्ध भिक्षु जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो रहा करते थे। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता से संबंधित, तो ये स्तूपों से जुड़े हुए होते हैं। तो कार्ले चैत्य भी स्तूपों से जुड़ा हुआ था, और आप जानते हैं कि अशोक के ज़माने में करीब 84,000 स्तूप बनवा दिए जाते हैं, लेकिन वो सारे अभी दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि बाद में बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा तोड़ा फोड़ा जाता है। मतलब बुद्धिज्म जितनी तेज़ी से भारत में फैलता है,
उतनी ही तेज़ी से सिकुड़ भी जाता है। बाकी जो एशिया के पोर्शन है वहाँ फैल पाता है, लेकिन अपने देश से बाहर हो जाता है, बहुत कम बचता है। तो ये जो चीज़, इसका जो रीज़न आप जानते हैं, तो इसमें बहुत सारे राजाओं का विरोध था, मतलब वो बुद्धिज़्म के अगेंस्ट थे। इसके अलावा शंकराचार्य का भी उद्भव हो चुका था, तो वो भी इसी काम में लगे हुए थे। तो कुल मिलाकर स्तूपों का सत्यानाश हो गया। जो बचे हैं उन्हें ही हम देखते हैं। अब यहाँ आगे चलते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी जो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, उसका कटिंग है, वो सब दिखाई देती है। और इस तरह के चैत्य और भी खोजे गए भारत में, लेकिन सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़े साइज़ का है। अब यहाँ पर आप एक और नए सूत्र के बारे में देख रहे हैं। ये सूत्र जो है ये प्राकृत लैंग्वेज है, और सूत्र इसका सही रूपांतरण होता है, मतलब संस्कृत में सूत्र कहा जाता है। सूत्र का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्राप्त करने का माध्यम। जैसे आप सूत्र लगाते हैं, यानी फार्मूला लगाते हैं, तो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है ना। अलजेब्रा में आप जो सर्वसमीकाएं हैं या फिर कोई भी बाइनोमियल थ्योरम आप सॉल्व करते हैं, उसमें कोई ना कोई फार्मूला यूज़ होता है, या कोई रूल या कोई थ्योरी यूज़ होती है। तो सूत्र वही है। अब इसमें देखिए, ब्रह्मजाल सूत्र की बात हो रही है, और इसमें 62 प्रकार के फिलासफरों का और उनके जो सेक्ट हैं उनका पूरा डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। और ये सारे जो थे, ये महात्मा बुद्ध के ही कंटेम्प्रोरी थे। अब आपको क्या लगता है कि बुद्ध अकेले ही बुद्धिमान हुए होंगे? उनके समय में बहुत सारे वैसे बुद्धिजीवी, मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हुए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनका विरोध नहीं हुआ होगा, बस ये है कि बुद्ध का प्रभाव अच्छा था, उनका व्यक्तित्व ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुआ, और उनके पास असली मूल मंत्र था कि सफल कैसे हुआ जाता है। देखिए, योग्यता तो सब में होती है, लेकिन सफलता कुछ विरले लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। तो बुद्ध उन्हीं में से एक थे, बाकी को दबा कर ये हावी हो जाते हैं। तो इनके जो कंटेम्प्रोरी थे वो 62 अलग अलग फिलॉसफी के सेक्ट को बिलोंग करते थे, या अलग अलग फिलॉसफर थे, और वो भी इसी तरह का कठिन तपस्या करके आते हैं। अब यहाँ पे गुप्त रूलर रामगुप्त की बात हो रही है। हैज़ कंस्ट्रक्टेड द आइडल ऑफ 8th तीर्थंकर चंद्रप्रभु एंड 9th तीर्थंकर पुष्पदंत। ठीक है, जो 8वें तीर्थंकर थे चंद्रप्रभु और 9वें तीर्थंकर थे पुष्पदंत, उनका ये आइडल बनवाते हैं। और महायान बुद्धिज्म जब से आया है, तब से आइडल मेकिंग का जो सिलसिला है वो ज़्यादा तेज हो गया है, और इसको बाद में जैनिज्म में भी फॉलो किया गया है। Most of the Buddha's disciples resided in Koshal kingdom and he delivered maximum number of sermon in the capital city of Shravasti। तो वो तो सोचने वाली बात है कि जब कोशल किंगडम में ही इनके ज़्यादा डिस्पाइल हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे उन्होंने चेला बनाने का काम ज़्यादा किया होगा। तो उपदेश भी यहाँ ज़्यादा दिए, क्योंकि शिष्य बनाने के लिए पहले अपनी बातों से किसी आदमी को प्रभावित करना पड़ता है। जब वो आपसे प्रभावित होगा तभी आपकी शरण में आएगा। तो वो चीज़ें हैं, आप ध्यान दीजिएगा। श्रावस्ती इसकी लोकेशन। अजातशत्रु द रूलर ऑफ मगध क्लेम अ शेयर इन द बोन रिसाइल माफ कीजिए रिलाइज ऑफ बुद्धा ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग क्षत्रिय डिसेंडेंट। क्षत्रिय कुल का होने की वजह से अजातशत्रु के द्वारा भी जो बुद्ध की हड्डियां थी, मतलब उनका अंतिम संस्कार हुआ, उनके जो अस्थि अवशेष थे उस पर दावा किया गया। इन्होंने भी क्लेम किया कि हम भी क्षत्रिय कुल के हैं, तो हमें भी अंतिम संस्कार का या उन अस्थियों को सहेजने का सौभाग्य मिलना चाहिए। और बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर बहुत सारे जो क्षत्रिय किंगडम और क्षत्रिय क्लैंस होते हैं वो दावा करते हैं। इसके बाद आप आगे देखें, मल्ल हैड ऑर्डर दैट दोज whoever did not welcome the Buddha would be punished with 500 काशार्पण। ठीक है, काशार्पण जो है ये मुद्रा हुआ करती थी, तो 500 काशार्पण का दंड लगा दिया गया था। मल्ल किंगडम में ऐसा स्ट्रिक्ट रूल लागू कर दिया गया था कि बुद्ध को जो सम्मान नहीं देगा और बुद्ध के आगे झुकेगा नहीं, नतमस्तक नहीं होगा, भले उसके मन में सम्मान न पैदा हो रहा हो, लेकिन राजा की आज्ञा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको 500 काशार्पण देना पड़ेगा। भाई हर्जाना कौन देगा? तो सब जितने भी लोग थे वो इनके आगे झुकते हैं। देखिए, प्रभाव से झुकाना एक अच्छी बात होती है, लेकिन आप दबंगई दिखाकर झुका रहे हैं तो ये गड़बड़ है। और बुद्ध एक क्षत्रिय राजकुमार थे, तो इस वजह से राजाओं का इन्हें खूब सपोर्ट प्राप्त होता था। मतलब राजा या राजा के बेटे थे, राज परिवार से संबंध थे। यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण की बात नहीं हो रही है, बस एक वर्ग की बात हो रही है कि बुद्ध का संबंध राज परिवार से था। तो जितने राजा थे वो वैसे भी इनके फेवर में रहते थे। ये एक उसके पीछे मेन रीज़न था। और आप जानते हैं कि राजा प्रभुत्वशाली होता है, दबंग होता है, तभी वो सबके ऊपर राज करता है। ठीक है, प्रजा का पालन तो करता ही है, लेकिन दबंगई उसके अंदर होती है, निरंकुशता होती है। तो बुद्ध के जब ये राजा फॉलोअर बनते हैं तो वो अपनी प्रजा को भी उसी ओर ले जाते हैं। तो इसीलिए बुद्धिज्म बहुत तेज फैलता है और पैसा भी इन्हें मिलता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर वीर शैव सेक्ट की बात हो रही है। अब हम थोड़ा सा जो वैदिक हमारा लिटरेचर है या वैदिक सेक्ट है उसकी ओर चलें। तो वीर शैव सेक्ट है और ये लिंगायत संप्रदाय से बिलोंग करता है। अब लिंगायत क्या है? तो ये शैव हैं, सबसे पुराना शैव जो मतावलंबी है उनमें सबसे पुराना संप्रदाय या सेक्ट आप कह लीजिए वो लिंगायतों का है। और उसमें वीर शैव जो है इसका भी संबंध लिंगायतों से ही है। दोनों एक नहीं है, यहाँ पे और दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, पर करीबी ज़्यादा है आपस में, तो अंतर करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और बासव जो थे वो इसकी स्थापना करते हैं साउथ इंडिया में। देयर इज़ अ टेम्पल ऑफ पार्वती एट अ प्लेस नेम्ड नचना कुठार। नचना कुठार जो है ना, वहाँ के पार्वती मंदिर के बारे में आप जानते हैं। और ये है कहाँ पे? तो अजयगढ़ जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट का है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट मतलब MP की बात हो रही है, तो वहाँ पर इसकी लोकेशन। द सेंस ऑफ रामायण, यहाँ आप देखें, माफ कीजिए, द सीन्स ऑफ रामायण
वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन नचना कुठार। रामायण के दृश्य यहाँ से पहली बार हमें दिखाई देते हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में दिखाई देते हैं। द सीन ऑफ डाइंग प्रिंसेस हैड बीन डिपिक्टेड इन केव नंबर 16 ऑफ अजंता। अजंता की केव नंबर 16 में मरती हुई राजकुमारी का, जो कि अपने प्राण त्याग रही है, तो उसका चित्रण दिखाई देता है। बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ ये चित्र है। और द स्कल्पचर ऑफ दशरथ जातक हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन रिलायंस ऑफ नागार्जुन कोंडा स्तूपा लोकेटेड इन साउथ इंडिया। लोकेशन इसमें देखते जाइएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये नागार्जुन कोंडा वाला जो स्तूप है ये साउथ इंडिया में आपका पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए द इंस्क्रिप्शन ऑफ शंखलिपि, यहाँ आप देख रहे हैं शंखलिपि हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम स्तूप रिमेन भरहुत। भरहुत के स्तूप के बारे में आपने सुना है, किसने बनवाया था जरा बताइएगा। ठीक है, तो वहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। और ओल्डेस्ट जो लिंगोद्भव आइडल है, मतलब लिंग का उद्भव, शिवलिंग का उद्भव, ये भगवान शिव का ही है। लिंग जो है वो शिव का होता है, पिंड जो है वो बाकी देवताओं के होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ठाकुर जी की पिंडी होती है तो वो विष्णु भगवान का स्वरूप है। शालिग्राम की शिला, नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग होता है, तो वो सब पिंडियाँ होती हैं, या उनको आप विग्रह कह सकते हैं। लेकिन जो भगवान शिव का वैसा विग्रह होता है उसको लिंग कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ लिंगोद्भव आइडल जो है शिव का, ये डिस्कवर किया गया गुलीमल्लम में, माफ कीजिए गुडीमल्लम में। ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, इसकी लोकेशन एग्जैक्टली देखिए, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा आंध्र प्रदेश स्टेट का। द फर्स्ट मेंशन ऑफ लिंग वर्शिप हैज़ बीन मेंशन इन मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, तो सबसे पुराने वाले पुराण में, और उससे भी पहले लिंग और योनि की पूजा तो होती ही थी। ठीक है, तो वहाँ भी पशुपति शिव का चित्रण हम देखते ही हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी है। भगवान शिव की उपासना हमारे भारतवर्ष में, मतलब जो आर्यावर्त है, बहुत पहले से होती आ रही। अब इसके बाद देखें, पुराण तो बहुत बाद के हैं। द खरोष्ठी स्क्रिप्ट हैड ऑर्गेनाइज फ्रॉम ईरानियन स्क्रिप्ट ड्यूरिंग द बुद्ध पीरियड। जो पश्चिमी हिस्सा था भारत का, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन था, वहाँ पर बाहरी आक्रमण या जो बाहरी सभ्यताएं हैं वो ज़्यादा आती हैं, हमले ही होते हैं, इन्वेशन ही आप उन्हें कहेंगे। तो वो हमारी सभ्यताओं को और हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो स्क्रिप्ट है, उसको प्रभावित करते हैं। तो ये खरोष्ठी ऐसे ही डेवलप हुई थी। अब यहाँ देखिए, नागार्जुन वाज द एक्सपोनेंट ऑफ माध्यमिक फिलॉसफी और हिज फेमस वर्क इज माध्यमिक कारिका। नागार्जुन का जो फेमस वर्क था वो क्या था? माध्यमिक कारिका था। पाशुपत सेक्ट इज द ओल्डेस्ट सेक्ट ऑफ सैविज्म। इट्स फाउंडर वाज लकुलिश। ध्यान दीजिएगा, पाशुपत जो है वो सबसे पुराना है सैविज्म में, और इसके जो फाउंडर हैं वो लकुलिश नाम के महात्मा हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ नवधा भक्ति इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्रेमेंट ऑफ वैष्णविज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वैष्णविज्म का, नवधा भक्ति, यानी 9 प्रकार से भक्ति। अब ये 9 प्रकार की भक्ति कैसी है? इसका मतलब वो नहीं है कि भगवान को नहलाया, फूल चढ़ाया, अगरबत्ती दिखाई, फिर बढ़िया वाला जो सबसे स्वादिष्ट भोग है वो लगाया, वो सब नहीं। मन की शुद्धि, पहले आप अपने दिमाग को शांत करिए, ईश्वर में अर्पित करिए, वो पहली भक्ति है। फिर वचन से भक्ति करिए, किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। ठीक है, वाणी से अपनी भक्ति करिए ईश्वर की, और अपने कर्मों से करिए। इस तरह की भक्ति का यहाँ पे चित्रण दिखाई देता है। अब इसके बाद आप आगे देखें, गरुड़ पिलर जो है ये बेसनगर में है, और ये हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। हेलियोडोरस ये वैष्णविज्म में विश्वास करने लगा था, ये काफ़ी प्रभावित होता है और ये गरुड़ स्तंभ को बनवाता है। अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन, मल्लिनाथ इज कॉन्सिडर्ड अ फीमेल तीर्थंकर। मल्ली देवी, अब मल्लिनाथ तो कह नहीं सकते, अगर फीमेल है तो उन्हें मल्ली देवी कहेंगे। कुल मिलाकर मल्ली नाम की एक महिला तीर्थंकर थी। अब अगर हीनयान वाले सुन लेते तो फिर माफ कीजिए, दिगंबर वाले अगर सुन लेते, ये जैनिज्म की बात हो रही है, दिगंबर वाले सुन लेते तो आग बबूले हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं था। ये श्वेतांबर संप्रदाय को मानने वाले लोग जैनिज्म में थोड़ा सा उदारवादी सोच के थे, मतलब इनोवेटिव सोच इनकी थी, नए जमाने के हिसाब से चलते थे। तो इन्होंने थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान को तराशा और देखा कि ये जो तीर्थंकर है ये फीमेल है, मतलब मल्लिनाथ। तो यहाँ मतभेद है, जो आप देखते हैं ना दिगंबर वाले में, तो दिगंबर वाले में कहा गया है कि स्त्री हो ही नहीं सकती है, स्त्री तो निर्माण की अधिकारी है ही नहीं, ऐसा मानना था उनका। अब इसके बाद देखिए, अजातशत्रु द रूलर ऑफ मगध एम्पायर वाज नोन एज कुणिक इन द जैन ट्रेडिशन। जो अजातशत्रु है इसे कुणिक कहा गया है जैन ट्रेडिशन में। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्ञानताराम इज लोकेटेड इन कौशाम्बी। इट वाज बिल्ड बाय फेमस सृष्टि विक्रम फॉर द एबोर्ड ऑफ गौतम बुद्ध। मतलब गौतम बुद्ध के निवास स्थान को बनवाने का श्रेय यहाँ पे दिया जाता है। तो श्रेष्ठी लोग बनवाते हैं निवास स्थान को। कुल मिलाकर इसकी जो लोकेशन है वो कौशाम्बी में है। अब देखिए, फर्स्ट नोन ग्रीक फॉलोअर ऑफ भगवत सेक्ट वाज हेलियोडोरस। आपने पीछे गरुड़ पिलर को देखा है, जो कि इसके द्वारा बनवाया गया था। पिपरहवा में इसने यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, पिपरहवा विच इज लोकेटेड इन कपिलवस्तु इज लोकेटेड इन सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ऐसा माना जाता है कि कपिलवस्तु यही जगह है, और ज़्यादातर जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं वो मानते थे कि ये नेपाल में चला गया है। मतलब पहले ये भारत या आर्यावर्त का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी देश के हिसाब से देखें तो नेपाल में चला गया है। तो इसमें भी मतभेद है, लेकिन कुल मिलाकर यूपी में सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उसका नाम ही रखा गया है। तो यहाँ सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पे जो जितनी भी कथाएँ हैं,
जैसे कि समरादित्य कथा और इसी तरह से योगादित्य कथा, ये सब कथा हैं। अब इसमें क्या है, ये टेक्स्ट ही होते हैं लेकिन कहानी के माध्यम से अपने सरमन देने की कोशिश की जाती है। जो जैनिज्म को मानने वाले मॉन्क हैं वो ऐसा करते हैं। तो ये जैन सेक्ट से बिलोंग करता है। अब इसके बाद आप यहाँ पे हेमवत सेक्ट को देख रहे हैं। ये असल में महासंघिक स्कूल जो बुद्धिज्म का है उससे बिलोंग करता है। और द टेक्स्ट नेम वज्रछेदिका, थोड़ा सा नाम यहाँ विचित्र है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो वज्रछेदिका कंपोज्ड बाई असंग बिलोंग टू महायान सेक्ट। महायान सेक्ट जो है ना उसमें ज़्यादा टेक्स्ट रचे जाते हैं क्योंकि ये नए ढर्रे से सोचने वाले लोग थे। तो जब नया आप सोचेंगे मतलब अपनी कुल मिलाकर बुद्धि से काम लेंगे, नया सोचने का यही मतलब होता है। जो महायान को मानने वाले थे वो यही करते थे और जो हीनयानी थे वो अपनी बुद्धि चलाना बंद कर दिए थे। वो सिर्फ बुद्ध ने जो कह दिया उसको आज्ञाकारी चेले की भांति मानते थे। तो गलत नहीं है कि आपके टीचर ने आपको बताया कि आप ऐसे चलिए तो आप वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन अगर आप वयस्क हैं, आपके पास थोड़ा भी दिमाग है, तो थोड़ा सा अपने से विवेक मतलब अपना जो खुद का विवेक है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो महायानी यही करते थे और इसीलिए सफल रहते हैं। तो इनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई, नए नए विचार आते हैं तो किताबें लिखी जाती हैं। तो उसी में आप देख रहे हैं असंग के द्वारा इसको लिखा गया है। और घोर अंगिरस वाज द गुरु ऑफ कृष्ण, द ओरिजिनेटर ऑफ भगवत सेक्ट। भगवान कृष्ण को भगवत सेक्ट का ओरिजिनेटर कहा जाता है। भगवत मतलब ये भगवान विष्णु के अवतार थे ऐसा माना जाता है। तो घोर अंगिरस को इनका शिष्य बताया गया है और ये भी जो बुद्धिज्म का अपना ग्रंथ वाला सिस्टम है उसमें कहा गया है। वैसे तो संदीपनी नाम के जो मुनि थे वो भगवान विष्णु मतलब भगवान कृष्ण के गुरु हुआ करते थे। अब इसके बाद आप आगे देखें वज्रयान बुद्धिज्म। इसमें बोधिसत्व की वाइफ बताया गया है तारा को, जबकि यशोधरा थी बोधिसत्व की पत्नी। और द टर्म भक्ति इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन श्वेतांबर, माफ कीजिए श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, जो उपनिषदों में श्वेताश्वर नाम का उपनिषद है वहाँ पे भक्ति शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। तो उपनिषदों से ये शब्द निकल कर आया है, बाकी इससे पहले स्तुतियाँ होती थी। अब यहाँ पे आप 16 महाजनपदों को देखेंगे जिनका जिक्र हमने पीछे किया था अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र वाले सिस्टम में। और ये जो 16 महाजनपद हैं इनकी कैपिटल और इनकी जो करंट लोकेशन है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, डिक्शनरी के क्रम के हिसाब से चलेंगे। और ये ईस्ट में था, मतलब बिहार वाला पोर्शन है, भागलपुर और मुंगेर वाला जो पूरा एरिया है बिहार का, अंग महाजनपद। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल थी वो चंपा थी, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन बाद में डेवलप हो गई। चंपावती इसको कहा जाता था और पुराना नाम इसका मालिनी है। तो बिहार में पड़ता है, आप जानते ही हैं। अंगराज कर्ण यहीं के थे, मतलब ये करद राज्य था हस्तिनापुर का, कर देता था उन्हें। तो दुर्योधन ने यहीं का शासन कर्ण को दे दिया और कर्ण का पालन पोषण चूंकि चंपावती में हुआ था तो इसलिए चंपा को इसकी कैपिटल बना दिया गया। तो ये तो पुरानी बात हो गई, चंपा इसका कैपिटल और करंट लोकेशन आप देख रहे हैं भागलपुर और मुंगेर। इसके बाद अवंती को देखिएगा। अवंती जो है ये उज्जैन और माहिष्मती इसकी 2 कैपिटल थी, यहाँ पे दोनों दिया है। मालवा में पड़ेगा तत्काल में, मध्य प्रदेश। उसके बाद आप सूरसेन को देख रहे हैं। तो सूरसेन महाजनपद जो था ये मथुरा वाला, मतलब इसकी कैपिटल भी मथुरा थी और तत्काल में भी हम मथुरा और उसके आसपास के एरिया के तौर पे ही इसे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद काशी जो कि 4th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग वाला पीरियड था वहाँ तक बहुत पावरफुल हुआ करता था, मतलब सबका ये राजा हुआ करता था, सब पे हावी रहता था। लेकिन उसके बाद मगध एक्टिवेट हो जाता है। तो काशी और इसकी जो कैपिटल थी वो वाराणसी थी, मतलब जो वाराणसी हम डिस्ट्रिक्ट के तौर पे अभी देख रहे हैं ना, तो वो एरिया जो था वो कैपिटल हुआ करता था। काशी विश्वनाथ मतलब विश्वनाथ मंदिर और उसके चारों ओर डेवलप। और बाकी जो पूरा आसपास का दायरा है, मतलब उसमें आप गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट और संत रविदास नगर मतलब भदोही डिस्ट्रिक्ट पूरा अटैच कर लीजिए, मिर्जापुर, ये पूरा जो एरिया है वो पूरा अटैच कर लीजिए, तो वो पूरा काशी महाजनपद हुआ करता था। अब इसके बाद आप देखें, मतलब नियर वाराणसी इसीलिए दिया हुआ है, आसपास का पूरा एरिया। कौशल को देखेंगे आप, श्रावस्ती, साकेत, ये इसकी राजधानियां हैं। और अयोध्या डिवीजन पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, अयोध्या नहीं सिर्फ अयोध्या डिवीजन। अब डिवीजन में जितने भी एरिया आएंगे वो सब इसमें शामिल होंगे। कुरु को देख लीजिए, तो कुरुओं की सबसे पुरानी राजधानी थी हस्तिनापुर। लेकिन जब महाभारत का वार होता है, मतलब बहुत भयंकर घमासान युद्ध होता है, एक तरह से देखा जाए तो पुरुष विहीन धरती हो जाती है। पुरुष विहीन का मतलब कोई भी सामर्थ्यवान आदमी बचता ही नहीं। जितने लोग शरीर से, हाथ पैर से सक्षम थे, थोड़े भी योग्य थे, तो वो सब उसमें लड़कर मारे जाते हैं। सिर्फ बचते हैं 5 पांडव और उनकी पत्नी, और पूरा वंश भी खत्म हो जाता है। और उनके वंशज के तौर पे सिर्फ वहाँ पर परीक्षित ही बचते हैं। ये आप जानते हैं कि पोस्ट वैदिक इरा चल रही थी उस समय, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय पुरुष सत्तात्मकता ज़्यादा बढ़ गई थी। तो राजगद्दी भी पुरुष को ही देने का प्रावधान था, मतलब अगर कोई राजा होगा तो वो आदमी ही होगा, औरत नहीं हो सकती। तो ऐसे में कोई पुरुष नहीं बचा, ये इसीलिए कहा जाता है उस समय की परंपरा के हिसाब से। अंत में परीक्षित ही बचते हैं, तो वो आगे शासन करते हैं, फिर उनके बेटे जन्मेजय, और ऐसे कुरुवंश आगे चलता है। तो हस्तिनापुर तो तबाह हो गया युद्ध में, लेकिन इंद्रप्रस्थ जो कि युधिष्ठिर के द्वारा बनवाया गया था, मतलब उसमें मैदानों के द्वारा सहयोग दिया गया था और देवताओं का सहयोग था, तो इंद्रप्रस्थ को नई राजधानी बनाया गया और बाद में वही रहती है। तो यहाँ वही बाद वाला वर्णन दिया हुआ है। मॉडर्न दिल्ली, इसमें देखिए तत्काल का एरिया कौन सा है, तो आधुनिक जो दिल्ली का पोर्शन है, इसके अलावा मेरठ और हरियाणा का भी कुछ हिस्सा, सिर्फ कुछ हिस्सा, पूरा नहीं। इसके बाद आप कंबोज को देखेंगे, हाटक या राजापुर इसकी राजधानी है, और ये पूरा आपका साउथ वेस्ट कश्मीर वाला पोर्शन है जो कि ज़्यादातर अभी पीओके में चला गया है, और राजौरी और हजारा रीजन भी इसको आप कह सकते हैं। अब इसके बाद आप अशमक को देखिए,
पोटली या फिर प्रतिष्ठानपुर इसका सही नाम था। गोदावरी रिवर का जो पूरा एरिया है, मतलब उसका पूरा बेसिन वाला एरिया है, और ये मतलब एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो कि साउथ इंडिया में था। इसके बाद आप चेदी को देख रहे हैं, तो चेदी की जो राजधानी थी वो सोथिवती या शक्तिमती थी, यहाँ पे सुत्तिवती दिया हुआ है। और बुंदेलखंड पड़ेगा ये यूपी का, ठीक है। बुंदेलखंड बघेलखंड वाला पठारी रीजन आप जानते हैं, तो बुंदेलखंड का पूरा एरिया ये आपका चेदी महाजनपद में आता था। इसके बाद आप पांचाल को देख रहे हैं, तो इसकी 2 कैपिटल हुआ करती थी, अहिछत्र और कांपिल्य, ठीक। अब इसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये तीनों ही जो हमारे जिले हैं यूपी के, वो शामिल हो जाते हैं। वज्जी को देख लीजिए, विदेह यानी वैशाली वाला जो क्षेत्र है वो इसकी राजधानी थी। मुजफ्फरपुर और पूरा उसके आसपास का एरिया, मिथिला दरभंगा रीजन बिहार का, वो पूरा इसमें कवर होता है। सीता जी यहीं की थी। इसके बाद वत्स महाजनपद कौशाम्बी इसकी राजधानी, और नियर बाई प्रयागराज आप जानते ही हैं बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और पूरा एरिया मतलब प्रयागराज के आसपास वाला भी, जैसे कि आप देखते हैं कि कुंडा, प्रतापगढ़, वो पूरा एरिया कवर होता है। और ये रीजन जो है ना, ये रायबरेली तक फैल गया है। इसके बाद आप आगे देखें मगध को, तो गिरिवज्र और राजगृह, ये एक ही नाम है, राजगृह और गिरिवज्र एक ही एरिया को कहा जाता था। इसके अलावा बाद में हो जाती है पाटलिपुत्र, जो गंगा और सोन नदियों का संगम रहता है, वहाँ पे एक छावनी बनवाई जाती है, कैंटोनमेंट एरिया, और बाद में उदयन के ज़माने में उसी को कैपिटल बना दिया जाता है। तो ये वाला एरिया है पूरा, मतलब पटना और गया तत्काल में पड़ेगा बिहार में। इसके बाद आप मत्स्य को देखें, मत्स्य महाजनपद में ही पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास का टाइम था, मतलब 12 वर्ष का वनवास था, वो तो आराम से कट गया, मतलब संकट झेले, लेकिन वैसा संकट नहीं था। लेकिन 13वें साल में बड़ी मुसीबत थी कि अगर पकड़ लिए गए तो फिर 12 साल के लिए जंगल में भेज दिए जाएंगे। तो दुर्योधन एकदम उतारू था कि पांडवों को कैसे भी खोज निकाले, और पांडव छिप रहे थे, तो अपना वेश बदलकर अपना स्वरूप उन्होंने एकदम से कन्वर्ट कर दिया, और जाकर वो मत्स्य राजा के महल में छिप जाते हैं, मतलब वहाँ शरण ले लेते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं। तो ये वही जगह है विराटनगर। और अभी तत्काल में अगर हम देखें तो ये राजस्थान में पड़ेगा, जयपुर वाला पूरा पोर्शन ये कवर होता है। इसके बाद आप मल्ल को देखेंगे, पावा और कुशीनगर ये इसकी कैपिटल हुआ करती थी। कुशीनगर देवरिया जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कुशीनगर और देवरिया यूपी का, वो इसमें कवर होता है। इसके बाद आप देखें गांधार को, तो गांधार की राजधानी, अच्छा यहाँ पे देखिए कौशाम्बी जो है ना, माफ कीजिए कुशीनगर, तो इसे कुशावती कहा जाता था। महाराज कुश का ये क्षेत्र था, भगवान राम के ट्विंस थे ना, तो उसमें लव और कुश, तो कुश का ये क्षेत्र था, मतलब कुश को यही राज्य दिया गया। इसके बाद गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, शकुनी मामा यहीं के थे, और रावलपिंडी और पेशावर यानी पुरुषपुर वाला जो एरिया है वो पूरा इसमें कवर होता है। अभी फिलहाल पाकिस्तान में चला गया। अब यहाँ पर मोड चेंज हो गया है, अभी हम इतिहास की ओर से बढ़ चले हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स की ओर। ये फर्स्ट पार्ट है, चलिए कवर करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम ILO को देखेंगे, उसके बाद वर्ल्ड बैंक को देखेंगे। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है ILO। इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 1919 में, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, मतलब स्विट्जरलैंड में, और मेंबर कंट्री फिलहाल अगर देखें तो 187 है। प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल इसके गॉय राइडर हैं, और ये ब्रिटिश हैं, मतलब इनकी जो नागरिकता है वो ब्रिटेन की है। ILO गवर्निंग बॉडी हैज़ इलेक्टेड गिलबर्ट एच ह्यूंगबो एज अ ऑर्गेनाइजेशंस 11th डायरेक्टर जनरल हु विल टेक ऑफिस इन अक्टूबर 2022। तो थोड़ा सा चेंज इसमें आया है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये 11वें नंबर के हैं, ठीक है। गिलबर्ट जो है वो कहाँ से रहने वाले हैं, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये टोगो के हैं। तो ये तो बात हुई इसके प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में या डायरेक्टर के बारे में। अब इसमें देखिए ILO जो है एक स्पेशलाइज एजेंसी है, और ये यूनाइटेड नेशन से बिलोंग करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी संस्था यूनाइटेड नेशन से कंडक्ट है, कौन सी नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है, USA में। इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 1944 में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से ठीक 1 साल पहले, क्योंकि सब लोग लड़ाई लड़ते लड़ते तंग आ चुके थे। तो ऐसे में कुछ सार्थक काम करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दुनिया एकदम से खस्ता हाल हो गई थी, ना तो पैसा बचा था, ना कोई ताकतवर आदमी बचा था, ना कोई ताकतवर देश बचा था। ग्रोथ एकदम से वहीं पर स्टॉप हो गई थी, लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे। तो ऐसे में दुनिया की ग्रोथ ये पहला टारगेट बन गया, और इसके लिए तरह तरह की संस्थाओं की स्थापना होती है। आगे आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह डेवलप होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की। अब करंट मेंबर इसमें 189 है IBRD, और 174 कंट्रीज IDA वाली, मतलब इसमें मेंबर के तौर पे आप देख रहे हैं। और डेविड मालपास इसके 13th प्रेसिडेंट है, जो कि करंट में प्रेसिडेंट है अभी। मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी अंशुला कांत है, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी है। नाम से आप समझ गए होंगे कि भारतीय क्षेत्र से इनका संबंध है। अब यहाँ पर भारत की क्या स्थिति है वर्ल्ड बैंक में, तो भारत जो है इसमें फाउंडिंग मेंबर है, मतलब ऐसा वैसा मेंबर नहीं है, फाउंडिंग मेंबर है, यानी स्थापना के समय से ये था, स्थापना में इसने अपनी अहम भूमिका निभाई। यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, साइनिंग द UN चार्टर अलॉन्ग विद 50 अदर कंट्रीज ऑन 26 जून 1945। इंडिया हैज़ बीन यहाँ आप देख रहे हैं, इंडिया हैज़ बीन अ WTO फाउंडिंग मेंबर सिंस 1 जनवरी 1995 एंड अ मेंबर ऑफ गार्ड सिंस 8 जुलाई 1948। वही गार्ड जो है बाद में कन्वर्ट होता है, वो तो आपने पढ़ा होगा। तो भारत इसका शुरुआती सदस्य रहा है।
अब इसके बाद हम सार्क को देखेंगे। सबसे पहले सार्क को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक वाला कुछ बच गया है, इसको देख लीजिए। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ये समूह है, इसमें आपने देखा ना कि ग्रुप वर्ड का यूज़ किया गया है। तो ग्रुप का मतलब क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज एन एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 1-2 ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, 5 अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, एंड द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, द कलेक्टिव नेम गिवन टू द फर्स्ट 2 लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, द IBRD एंड IDA। अब यहाँ और भी नाम है, जैसे कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं IBRD। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे कि हम शॉर्टकट में कहते हैं IDA। और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे कि हम शॉर्टकट में कहते हैं IFC। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे कि हम शॉर्टकट में कहते हैं MIGA। इसमें फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। साथ में नीचे देखिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। विवाद भी तो होंगे, पैसे रुपए का मामला है, तो ऐसे में डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए या उसके समाधान के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए ये है ICSID। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मिलकर वर्ल्ड बैंक को बनाते हैं। तो चलिए, वर्ल्ड बैंक को हमने देख लिया, अभी सार्क को देख लेते हैं। तो सार्क की अगर बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है, पहले तो फुल फॉर्म जानिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका नाम है। अब इस्टेब्लिशमेंट होती है 8 दिसंबर 1985 में, ढाका बांग्लादेश का जो है वहाँ पे ये स्थापित होता है, लेकिन ये हेडक्वार्टर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। मेंबर कंट्रीज में टोटल 8 है, सबसे बाद वाला अफगानिस्तान है, भारत तो इसमें शुरू से ही था। भारत, नेपाल, इसके अलावा पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 सदस्य यहाँ पर आप देख रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल इसके मिस्टर एस्ला रुवेन व्रैकून है, जो कि श्रीलंका के हैं। तो इसमें आपको नाम मालूम होने चाहिए, स्थापना का समय मालूम होना चाहिए, और जो सदस्य हैं वो मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए साफ्टा एग्रीमेंट की बात हो रही है, जो कि सार्क से बिलोंग करता है, मतलब सार्क कंट्रीज से बिलोंग करता है। वह साइन ऑन 6 जनवरी 2004 ड्यूरिंग 12th सार्क समिट हेल्ड इन इस्लामाबाद। जो 12वीं सार्क समिट हुई थी ना इस्लामाबाद में, उसमें इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। पाकिस्तान एंड मतलब इस्लामाबाद पाकिस्तान में वो बैठक हुई थी। एंड एग्रीमेंट इंटर इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2006। सार्क समिट वाज हेल्ड इन इंडिया 3 टाइम्स। अब देखिए, वो एग्रीमेंट की बात तो पीछे रह गई। सार्क समिट अभी तक अगर देखा जाए तो भारत में 3 बार हो चुकी है। और यहाँ देखिए, द 20th सार्क समिट इज लाइकली टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान इन 2022। मतलब संभावना है कि ऐसा होगा। अब अगर एन वक्त पे मामला बदल जाए तो अलग बात है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है। देखिए, IBRD जो होता है ना, IBRD को आपने पीछे देखा, तो उसके सौजन्य से क्या चीज़ें होती हैं, ये लोन प्रोवाइड करवाता है, उसके अलावा क्रेडिट ग्रांट इस तरह के काम करता है। और जो IDA है वो प्रोवाइड करवाता है लो और नो इंटरेस्ट लोन टू द लो इनकम कंट्रीज़। जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको कम इंटरेस्ट पर लोन उपलब्ध करवाता है। IFC, जो इसमें जितनी भी बॉडीज़ हैं, 5 आपने देखा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, तो उनके अपने अपने काम हैं। अब इसमें IFC का काम है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस और एसेट मैनेजमेंट से संबंधित, मतलब कंपनी और गवर्नमेंट्स को इसके संबंध में एडवाइस देने का काम करता है। और MIGA का काम होता है इंश्योर्स लेंडर एंड इन्वेस्टर्स अगेंस्ट, यहाँ नीचे देखें, पॉलिटिकल रिस्क सच एज वार, तो ये इस मामले में काम करता है। और ICSID को अगर देखा जाए तो ये सेटल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन इन्वेस्टर एंड कंट्रीज, जो डिस्प्यूट है उनको सेटल करता है, ठीक करता है। वर्ल्ड बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड फंड, एडवाइस एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशन टू हेल्प एडवांस देयर इकोनॉमी एंड कॉम्बैट पॉवर्टी। गरीबी से लड़ना इसका उद्देश्य है और डेवलपमेंट करवाना ये इसका उद्देश्य है। तो इसके लिए सपोर्ट किसको करना पड़ेगा? जो विकसित हो रहे राष्ट्र हैं, मतलब विकासशील हैं, अभी उनकी ग्रोथ पूरी तरह से हुई नहीं है और बीच में ही संकट आ गया, तो उनको ये सपोर्ट देता है और हर तरीके का सपोर्ट देता है। 5 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स दैट आर नॉट मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक आर अंडोरा। आप देखिए यहाँ कौन से 5 ऐसे हैं जो कि UN के मेंबर हैं लेकिन वर्ल्ड बैंक के नहीं हैं। कौन कौन से हैं? इसमें अंडोरा है, क्यूबा है, लिचेनस्टीन है और मोनाको है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी यही काम कर रहा है। कोसोवो इज नॉट अ मेंबर ऑफ UN। देखिए यहाँ पे जो कोसोव है वो असल में UN का यानी यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, लेकिन वो IMF का मेंबर है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का वो मेंबर है। एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंक्लूडिंग द IBRD एंड IDA, मतलब वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप से भी बिलोंग करता है। तो ऐसे भी कुछ सदस्य हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उन्हें आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे IBSA को पहले देखेंगे, उसके बाद हम आराम से यूनाइटेड नेशन को कवर करेंगे। तो देखिए, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम इसको कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इसका फुल फॉर्म और रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें देशों के नाम है और कुछ नहीं। ये जो IBS आप देख रहे हैं ना, देशों के नाम का शॉर्टकट है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है जून 2003 में और मेंबर कंट्रीज इसमें टोटल 3 ही है। नाम उनके आपने देख ही लिए हैं, इंडिया है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। काम खत्म इसका। अब इसके बाद यूनाइटेड नेशन को देखिए। इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को जो यूनाइटेड स्टेट का है वहाँ पर ये इस्टेब्लिश होता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है।
इस्टेब्लिशमेंट कहीं और हुई है लेकिन हेडक्वार्टर कहीं और पर है, तो वो भी अमेरिका में ही है, मतलब यूनाइटेड स्टेट में ही है, न्यूयॉर्क में। मेंबर कंट्री फिलहाल 193 हैं और जनरल सेक्रेटरी इसके एंटोनियो गुटरेस हैं, आप जानते ही हैं। और ये है कहाँ के, तो ये पुर्तगीज़ है, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अब आर्कटिक काउंसिल को हम बाद में देखेंगे। यहाँ देखिए कॉलम सेपरेट हो गया है, लेकिन नीचे भी हमें यूएन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, उसे कंप्लीट करते हैं। द यूनाइटेड नेशन हैज़ 6 मेन ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ना, तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन भी एक पूरी बॉडी है और उसके डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। तो 6 प्रकार के हैं और उसमें से 5 कौन कौन से हैं? देखिए, जनरल असेंबली, 5 का शुरुआती नाम दिया है। द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल एंड यहाँ आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटरीट। ये जो है इनका मतलब इसके बारे में कहा गया कि आर बेस्ड एट यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। इनका जो हेडक्वार्टर है वो और जो बेस इनका है वो न्यूयॉर्क में ही है, मतलब अमेरिका में है। लेकिन एकमात्र जो 6वां इसका ऑर्गन है जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो ये नीदरलैंड हेग में स्थित है, ठीक है। हेग का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है, तो ये भी असल में यूएन का ही पार्ट है, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट में नहीं होकर बल्कि नीदरलैंड में चला गया, तो ये एकमात्र इससे बाहर है। इतना हमने देखा। अभी आर्कटिक काउंसिल को देख लीजिए। आर्कटिक अंटार्कटिका आप रीजन तो जानते ही हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले एरिया की बात हो रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन जो है उसी के माध्यम से इस्टेब्लिश होता है। सेक्रेटरीट इसका ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा आर्कटिक सर्किल वाला एरिया होगा वहीं पर जो कंट्रीज़ होंगी वही कोई होंगी, तो नॉर्वे है, ठीक। अब यहाँ पर मेंबर कंट्री टोटल 8 है, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट। इसमें कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और बाकी जो आसपास के देश हैं उन्हें आप देख रहे हैं। भारत इसमें क्या है? भारत बाहर से बैठकर देखता है, वो पर्यवेक्षक है, यानी ऑब्जर्वर का दर्जा उसको प्राप्त है और वो ऑब्जर्वर बना है 2013 में। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर नाटो की बात करते हैं। नाटो की सदस्यता पर महाभारत मची हुई है। तो देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका शॉर्टकट, मतलब नाटो शॉर्टकट है, ये इसका फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1949 में, ये पुराना है अच्छा खासा, 4 अप्रैल 1949 की बात है। और ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम का, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर अनिवार्य रूप से आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जीन्स स्टोलनबर्ग जो है ये नॉर्वे के रहने वाले हैं और ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, जबकि मर्सी गुएना ये डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। अब मेंबर कंट्री जो है वो यहाँ पे 30 हैं टोटल, इसमें 30 मेंबर्स हैं। नॉर्थ मैसिडोनिया ये मार्च 2020 में लेटेस्ट मेंबर बना है, मतलब 20वां सदस्य, माफ कीजिए 30वां सदस्य जो है वो नॉर्थ मैसिडोनिया है। ये हमने देखा। अभी WHO को देखते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट का समय है वो 1948 का है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और पहला वाला पहले ही हो चुका था। तो उसके बाद सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन ही नहीं खराब होती है, बल्कि बहुत तरह की महामारियाँ, बहुत तरह के पेंडेमिक लोगों को परेशान करते हैं और आबादी मरने लगती है इलाज के अभाव में, दवाओं के अभाव में। तो ऐसी कंडीशन में ये WHO भी इस्टेब्लिश किया जाता है। अब यहाँ देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। 194 इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो इथोपिया के हैं, टेड्रोस एडनम, ठीक है। ये इनका नाम आप देख रहे हैं, इथोपिया के रहने वाले हैं कुल मिलाकर। अब यहाँ पर आप नीचे देखें, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात हो रही है जो कि GCC कहा जाता है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1981 में, मई में। रियाद जो सऊदी अरब का है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, और डॉक्टर नईफ फलाह मोहम्मद अल हजरफ ये जो है ये इसके सेक्रेटरी जनरल है। अच्छा नाम है, मतलब लंबा नाम है, तो थोड़ा सा आप अच्छे से याद करिएगा। अब देखिए मेंबर कंट्रीज जो है वो 6 हैं इसमें टोटल। कौन कौन सी हैं? तो गल्फ कॉरपोरेशन है, तो निश्चित रूप से गल्फ से ही जुड़े देश होंगे, जैसे सऊदी अरबिया है, इसके अलावा बहरीन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, UAE जिसे आप कहते हैं, ओमान है, कतर है और कुवैत है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है। द कंट्रीज दैट सराउंड्स द पर्सियन गल्फ, जो पर्सियन गल्फ को सराउंड करने वाली कंट्रीज हैं उसमें बहरीन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात है। तो ये जो है ना ये गल्फ ऑफ पर्सिया को घेरती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के बारे में। इसका टेबल का जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको देखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1 जनवरी 1995 में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 164 इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं और जो 164वां सदस्य इसमें बना है वो अफगानिस्तान है। ये आप देख रहे हैं। डायरेक्टर जनरल इसके नाजोकी ओजोंको ओकोंजो इवेला है, ये नाम थोड़ा विचित्र है, और फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन इवर द गेट द पोस्ट, मतलब ये जो है ये पहली वुमेन है इस पद पे आसीन होने वाली और पहली अफ्रीकन वुमेन है। सबसे खास बात ये है, अफ्रीका पिछड़ा हुआ है इस मामले में, तो ये अफ्रीकन वुमेन है जो कि इस पोस्ट पर आई है। नाइजीरियन नागोकी ओजोंको इज द 7th डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। तो ये आपने एक एक करके इन्फॉर्मेशन देखी। ईरान, अल्जीरिया आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। इन 1948 इट वॉज गाट, जब ये गाट के रूप में 1948 में अस्तित्व में था तो उस समय ईरान और अल्जीरिया इससे जुड़े हुए नहीं थे। द WTO वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 1994। माराकेश एग्रीमेंट जो था ये 1994 में होता है और वहीं पर गाट की समाप्ति होती है और उसी के स्थान पे ये बॉडी आ जाती है जिसका नाम था WTO।
अब आगे चलते हैं, यहाँ यूएनडीपी को देखेंगे, फिर हम वीपो को देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है, आप जानते भी होंगे। 1966 इसका इस्टेब्लिशमेंट का समय है, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है और एचएम स्टैनर जो है वो इसके एडमिनिस्ट्रेटर है। अब देखिए यूएनडीपी जो है ये 170 देशों के साथ मिलकर काम करता है, 170 से ज़्यादा देशों के साथ मिलकर काम करता है। वीपो के बारे में अगर देखें, मतलब इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट में वीपो। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1967 में। जेनेवा स्विट्जरलैंड का जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। 193 इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं और डैरेन टैंग जो है ये सिंगापुर के हैं, ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। वीपो जो है इसकी मेंबरशिप भारत ने भी हासिल की है और भारत इसका सदस्य है 1975 से, यानी काफ़ी पहले से। अब यहाँ पे हम आईसीसी को देखेंगे, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है। यहाँ पे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। देखिए क्रिमिनल कोर्ट जो है ना, ये रोम में इस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 2002, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ज़्यादा नया भी नहीं है। हेडक्वार्टर इसका हेग में है, नीदरलैंड में, और मेंबर कंट्रीज इसमें 123 हैं। प्रेसिडेंट इसके पियोत्रे होफनरस्की हैं और ये पोलैंड के रहने वाले हैं, इनका नाम आप देख ही रहे हैं। आईसीसी बिगान ऑपरेशन ऑन 1 जुलाई 2002 अपॉन द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ रोम स्टेटस, यहाँ आप देख रहे हैं। अब इसके बाद बिम्स्टेक को देखिए, इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 6 जुलाई 1997 में। सेक्रेटरीट इसका ढाका बांग्लादेश में है। मेंबर कंट्रीज इसमें टोटल 7 हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 सदस्य हैं, ध्यान दीजिएगा। और सेक्रेटरी जनरल इसके तेंजिंग लेंगपेल हैं। तो देखिए इसमें जितने जितने ऑर्गेनाइजेशन आपने देखे हैं, ज़्यादातर में भारत मेंबर है और कुछ में विजिटर है, मतलब ऊपर से सिर्फ निगरानी करने के लिए। लेकिन जिनमें वो परमानेंट अपना सदस्य है, सदस्यता हासिल किया है, तो उनको ज़्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे 1st, 2nd और 3rd बिम्स्टेक समिट की बात अगर करें तो ये बैंकॉक, दिल्ली और नैपिडो में हुई थी, मतलब 3 अलग अलग जगहों पे हुई थी। तो वो पहली, दूसरी और तीसरी थी। सबसे पहली वाली जो थी वो बैंकॉक में हुई थी, दूसरी वाली अपने देश में हुई थी। और 4th बिम्स्टेक समिट 2018 में हुई थी नेपाल में, यानी काठमांडू में। 5th जो बिम्स्टेक समिट है वो 2022 की है, कोलंबो यानी श्रीलंका में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। और मोदी जी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन 5th बिम्स्टेक समिट थ्रू वर्चुअल मोड। चूँकि उस समय पेंडेमिक का पूरा दौर फैला हुआ था, तो इसमें आमने सामने झुंड जुटाकर बात नहीं की जा सकती है, तो वर्चुअल तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई थी। होस्टेड बाय श्रीलंका, द चेयर नेशन ऑफ 5th बिम्स्टेक। अब इसमें होस्ट कौन था? श्रीलंका था, ये 5वीं वाली जो बैठक थी। 2022 मेक्स द 25th ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक, थीम टुवर्ड्स अ रीसाइलेंस रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, हेल्दी पर्सन। ठीक है, यहाँ पे प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज और जो पर्सन है उनके अच्छे स्वास्थ्य की, यानी उनके हेल्थ की बात की जा रही थी। अब इसके बाद हम एनडीबी को देखेंगे, एनडीबी को देख लेंगे। उसके बाद तब फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है उसको कवर करेंगे। तो देखिए इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 2015 में हुई थी। शंघाई जो चीन का है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट इसके मार्कोस प्रेडो हैं और ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं। मेंबर कंट्रीज इसमें टोटल 7 हैं। कौन कौन सी है? ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया भी है इसमें, ध्यान दीजिएगा, इंडिया भी है इसमें, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है और संयुक्त अरब अमीरात है, यानी UAE है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO को देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका रोम में है, यानी इटली में। मेंबर कंट्रीज इसमें 194 है। यहाँ आप देख रहे हैं द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 194 मेंबर नेशन, वन मेंबर ऑर्गेनाइजेशन एंड 2 एसोसिएट मेंबर। अब इसमें जो 2 मेंबर हैं वो कैसे हैं? एसोसिएट हैं। डायरेक्टर जनरल इसके डोंगी हैं, ये डोंग्यू कहे जाते हैं, चाइना के रहने वाले हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ 2 और ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने है। एक तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये है, और दूसरा वाला हमारा आसियान है, यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले हम जो इसमें लेफ्ट साइड वाला कॉलम है उसको देखेंगे। देखिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट, यानी ये जो यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक और सोशल कमीशन है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1947 का जो टाइम पीरियड था उस समय होती है। मतलब जिस समय हमें आज़ादी मिली लगभग उसी समय इसकी स्थापना हुई थी। शंघाई जो चीन का एरिया है वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर चीन में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है थाईलैंड में, बैंकॉक में। इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 53 हैं और 9 इसमें एसोसिएट मेंबर भी हैं। अब इंडिया भी इसका सदस्य है, इसीलिए इसकी चर्चा भी हो रही है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इसके मिस्टर एर्मिडा है, यहाँ आप इनके नाम को देख रहे हैं। अब इसके बाद आसियान को देख लेते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एस्टेब्लिशमेंट इसकी 8 अगस्त 1967 में हुई थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन जो था उसी के थ्रू ये एस्टेब्लिश होता है। सेक्रेटरीट इसका जकार्ता में है। ये इस्टेब्लिशमेंट इसकी बैंकॉक जो डिक्लेरेशन था उसके थ्रू भले ही हुई हो, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है या सेक्रेटरीट आप कहिए वो जकार्ता में है। और फाउंडिंग मेंबर इसके कौन कौन से हैं? तो इसमें सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इसके अलावा मलेशिया और थाईलैंड है। ये आसियान डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर करते हैं।
करंट मेंबर इसमें 10 हैं। अभी जब इसकी स्थापना हुई थी तब कम ही थे, लेकिन अभी और जुड़ गए हैं, जिसमें ब्रुनोई है, इंडोनेशिया है, इसके अलावा लाओस है, मलेशिया, म्यांमार और फिलीपींस। इसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड, ये सभी हैं। वियतनाम और कंबोडिया भी अटैच हो गए हैं। कंबोडिया बिकेम द 10th मेंबर ऑफ आसियान इन 1999। 10वें सदस्य के तौर पे, या आप कह सकते हैं कि सबसे लेटेस्ट वाले मेंबर के तौर पे इसमें कंबोडिया एंटर किया है, और ये 10वां था 1999 में घुसा। भारत इसका सदस्य नहीं है, आसियान से वो बाहर है, लेकिन आसियान से हमारे संबंध है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आसियान यूथ 2022 एक समिट की बात हो रही है। तो आसियान डिक्लेयर 2022 एज अ ईयर ऑफ आसियान यूथ। आसियान समिट 2022 इन कंबोडिया। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट वाज साइंड एंड एंटर इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2010। तो ये जो आसियान ग्रुप है, इसके साथ हमारे ट्रेड एग्रीमेंट ये कम्स अंडर फोर्स, मतलब ये प्रभाव में आते हैं। तो ये 1 जनवरी 2010 की बात, यानी व्यापारिक समझौते पे हमने हस्ताक्षर किए थे। अब इसके बाद हम UNEP को देखेंगे, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, और इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है, मतलब केन्या की बात हो रही है। मेंबर कंट्रीज में 193 है, और एंगर एंडरसन ये इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नेक्स्ट आप एपेक को देखेंगे, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका नाम है। फुल फॉर्म आप देखिए, और फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। देखिए स्टैब्लिशमेंट इसकी 1989 में कैनबरा जो है ना, कैनबरा मतलब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, वहाँ पर हुई थी, लेकिन इसका जो सेक्रेटरीट है वो सिंगापुर में। मेंबर कंट्रीज इसमें 21 है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके हैं रिबेका फातिमा, ठीक है, इनका नाम आप देखें। लेकिन भारत इसमें सदस्य नहीं है, एपेक में वो मेंबर नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सदस्य जिसमें भारत रहेगा वही वाला है। थाई PM चैन चॉ बिकम्स द चेयरमैन ऑफ एपेक। तो नाम थोड़ा सा इनका विचित्र है, ये थाई PM है। अब इसके बाद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड को देखिएगा, और उसके बाद तब हम यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन फंड की अगर बात करें, इसे यूनेपा कहा जाता है। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1969 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में ही है। नतालिया कैनेम जो है वो इसकी डायरेक्टर है, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन और है कि ये जो संगठन है ये यूनाइटेड नेशन, मतलब इज़ द यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। मतलब ये संगठन एक तरह से एजेंसी है, और ये हेल्थ एजेंसी है, असल में यूनाइटेड नेशन के लिए काम करता है, और इसका काम है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना। Our mission is to deliver a world where every pregnancy is wanted, every child birth is safe, and every young person's potential is fulfilled. मतलब जो प्रेगनेंसीज हैं उनको मैनेज करना, जो चाइल्ड बर्थ है उसको परफेक्ट बनाना, और जो प्रत्येक बच्चा पैदा हो रहा है उसकी हेल्थ को मैनेज करना। इसके अलावा हर यंग पर्सन, मतलब जो भी युवा व्यक्ति है या जो छोटे बच्चे हैं जो कि अपनी युवावस्था की ओर जाएंगे, तो उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना वो इसका टारगेट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड को, लेकिन उससे पहले हमें यूनेस्को को देखना था, जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, यहाँ आप कॉमा लगा देख सकते हैं, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यूनाइटेड नेशन का जो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ये एजुकेशन की फील्ड में काम कर सकता है, साइंटिफिक फील्ड में काम कर सकता है, और कल्चरल दृष्टिकोण से भी देख सकता है। तो तीनों ही एरिया में वो करता भी है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी काफ़ी पहले, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसी के जस्ट बाद हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में, फ्रांस में। और द ऑर्गेनाइजेशन हैड 193 मेंबर एंड 11 एसोसिएट मेंबर, ठीक है, 11 इसमें एसोसिएट मेंबर हैं और 193 टोटल मेंबर हैं। डायरेक्टर जनरल इसके ऑनरे एजोले हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद इसमें और भी चीज़ें हैं। देखिए ये फ्रांस के रहने वाले हैं, इसके डायरेक्टर जनरल कैसे हैं, वो फ्रांसीसी हैं, और वाज री इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। ये जो आंद्रे हैं ये असल में यूनेस्को की इस पोस्ट पे, यानी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे पहले भी रह चुके हैं, ये दूसरी बार चुने गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे यूनिसेफ को। यूनिसेफ को देखने के बाद तब ओपेक को देखेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड की 1946 में दिसंबर में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, और बताना नहीं होगा कि यूएन में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके कैथरीन रसेल हैं, और यूनिसेफ वर्क्स इन मोर देन 190 कंट्रीज़। 190 से भी ज़्यादा देशों में ये अपना काम करता है। बच्चों के अधिकार और बच्चों की सुरक्षा से इसका संबंध है। अब यहाँ पर आप ओपेक को देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, पेट्रोलियम निर्यातक जो देश हैं उनका ये संगठन है, और ये स्थापित हुआ था 1960 में, जो इराक का बगदाद है वहाँ पर। लेकिन इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया, जो वियना का ऑस्ट्रिया है वहाँ पे है। फाउंडिंग मेंबर इसके कौन कौन से हैं, तो गल्फ कंट्रीज ही हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला। अब यहाँ पे करंट मेंबर कितने हैं, तो 13 है टोटल। बाद में भी कुछ लोग जुड़े हैं, जैसे आप देख लीजिए ने, मतलब सभी के नाम देख लीजिए। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला, लीबिया, UAE, इसके अलावा आप देख रहे हैं अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबून, अंगोला और इक्वेटोरियल गिनी। इसके साथ साथ कांगो रिपब्लिक भी इससे अटैच हो गया है, और कांगो जो है ना वो न्यूएस्ट मेंबर है, यानी 2018 में वो सबसे नवीनतम जुड़ा है। जनरल सेक्रेटरी इसके यहाँ आप नीचे देख रहे हैं इनके नाम को। इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो मोहम्मद सानुसी बारकिंडो हैं, और कतर क्विट ओपेक मेंबरशिप ऑन 1 जनवरी 2019।
कतर जो है वो ओपेक की मेंबरशिप से बाहर हो चुका है। पहले वो इसमें शामिल था, लेकिन 1 जनवरी 2019 से वो बाहर हो गया है। अब इसके बाद वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO को आप देखेंगे, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी शॉर्टकट यही है WTO, और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका भी शॉर्टकट यही। तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1 नवंबर 1975 में। हेडक्वार्टर इसका मैड्रिड में है। मैड्रिड मतलब स्पेन की बात हो रही है, उसकी कैपिटल है। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है जुरैब पोलोवेंस्की। अब इसके बाद आप मेंबर कंट्रीज़ को देखेंगे तो 160 हैं, 160 जो राष्ट्र हैं वो इसके सदस्य हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के। अब यहाँ मॉनेटरी फंड को देखिएगा IMF का, तो इसकी फॉर्मेशन, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1944 में हुई थी, और इसकी स्टार्टिंग होती है, इसको जनरेट किया जाता है 1944 में, लेकिन इसकी स्टार्टिंग होती है 27 दिसंबर 1945, जब सारी पूरी दुनिया में शांति बहाल हो गई। तब आप जानते ही हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार अपनी चरम सीमा पर था 44 में, और धीरे धीरे करके अब ऐसा लग रहा था कि जापान और जर्मनी को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है, तो अंत में अमेरिका ने बम गिरा दिया। तो अगस्त में जापान पूरा तबाह हो गया, और जापान जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही जर्मनी को भी हथियार डालने पड़े, हिटलर ने सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद कुल मिलाकर जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो वहीं पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें जो मेन कर्ता धर्ता थे वो जर्मनी और जापान ही थे, बाकी तो मित्र राष्ट्र उनके खिलाफ लड़ रहे थे। तो जब शांति बहाल होती है तो उसके बाद जाकर ये शुरू करता है, मतलब अपना काम करना शुरू करता है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है, और मेंबर कंट्रीज इसमें 190 हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपलिटी ऑफ अंडोरा इन द 119th कंट्री टू ज्वाइन IMF, ये 190वां सदस्य है। 190 सदस्यों के बारे में आपने देखा। डायरेक्टर जनरल इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, ये बुल्गारिया की हैं, और चीफ इकोनॉमिस्ट इसके कौन है, तो ये पियरे ओलिवर हैं, और इंडिया भी इसका मेंबर है, मतलब भारत भी इसका सदस्य है। वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर रिफर टू द, यहाँ नीचे आप देखें, नीचे इसका डाटा है, रिफर टू एज द ब्रेटन वुड ट्विंस, ठीक है, इसे ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे बन सकते हैं कि ब्रेटन वुड ट्विंस में कौन शामिल है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि IMF है और WB है, यानी वर्ल्ड बैंक। अब इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF। भारत सिर्फ इसका मेंबर नहीं है बल्कि इसका फाउंडिंग मेंबर है, यानी एकदम शुरुआत से, इसकी जड़ बनने से लेकर अभी तक है। अब IMF हैज़ अपॉइंटेड फ्रेंच बॉर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवर, और एज अ नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट रिप्लेसिंग इंडियन ओरिजिन गीता गोपीनाथ। पहले इसकी जो इकोनॉमिस्ट थी, मतलब इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट थी, उनका नाम था गीता गोपीनाथ, लेकिन अभी क्या हुआ है कि उनका कार्यकाल समाप्त करके IMF ने उन्हें हटाकर उनकी जगह पे फ्रेंच, या आप कह लीजिए कि मूल रूप से फ्रांसीसी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के ये इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं असल में इकोनॉमी के, इनका नाम है पियरे ओलिवर, इनको बना दिया है, मतलब ये जो है ये नए चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए। गीता गोपीनाथ इज एन इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट who has served as the first deputy managing director of IMF since 21st January 2022. She has previously served एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF बिटवीन 2019 एंड 2022। तो इनका जो पीछे का अपना टेन्योर है उसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और साथ में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम WMO को देखने जा रहे हैं। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट होती है 23 मार्च 1950 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट इसके गैरार्ड एड्रियन है और जर्मनी के ये रहने वाले हैं। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, या आप कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन विद अ मेंबरशिप ऑफ 193 मेंबर स्टेट एंड टेरिटरीज। तो इसका पूरा डाटा है, इसको आपको अपनी मेमोराइज करना है। अब इसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी जो IAEA है उसको देखिएगा। हेडक्वार्टर इसका आपका वियना में है, ऑस्ट्रिया में। 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था। मेंबर कंट्रीज टोटल इसमें 175 है और भारत इसका सदस्य है। ये आप जान लीजिए इसमें, क्योंकि भारत जिसमें सदस्य रहता है तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए, लेटेस्ट मेंबर 2022 में इसमें जुड़ा है टोंगा, मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 2 मार्च 2022। डायरेक्टर जनरल इसके राफेल मैरिनो है और ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। इनकी जो नेशनलिटी है उसको आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखें स्वदेशी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और इसमें महात्मा गांधी के रोल को। तो ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 हमने देखा था और इसके बहुत सारे पार्ट आगे आपको मिलेंगे, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये सिर्फ इतना ही नहीं है, सीमित नहीं है, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आगे। देखिए, इसमें 6 अप्रैल 1930 की अगर बात करें तो महात्मा गांधी इनके बारे में दिया है कि ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग अ हैंडफुल ऑफ साल्ट एंड फार्मली स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी का प्लान बहुत पुराना था, मतलब वो 1922 और उससे पहले से ही, जब उन्हें लगने लगा कि असहयोग खत्म होने वाला है, मतलब असहयोग आंदोलन वैसा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है जैसा कि उन्हें चाहिए था, तो वो उसे ड्रॉप करके सिविल डिसोबीडियंस का प्लान बनाने लगे, मतलब तैयारी उसी की करने लगे। लेकिन अंत में वो परिणत होता है 1930 में कुल मिलाकर, और ये दांडी मार्च से शुरू होता है। पहले सांकेतिक तौर पे क्या होता है, समुद्र के किनारे दांडी नाम की जो जगह है वहाँ जाकर ये पानी उबालते हैं, नमक बनाते हैं और वहीं से ये नमक सत्याग्रह स्टार्ट होता है। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक ये अपना पैदल मार्च करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को ये जाकर वहाँ मतलब नमक कानून को तोड़ते हैं।
और कंप्लीटेड हिज हिस्टोरिकल जर्नी, इनकी जो हिस्टोरिकल जर्नी थी उसको कंप्लीट करते हैं। 1930 द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी विच स्टार्टेड विथ गांधी जीज फेमस दांडी मार्च। ये चीज़ें आपको बता दी हैं, वही यहाँ पे दोहराई जा रही हैं। 12 मार्च 1930 गांधी एंड गांधी जी एंड 78 अदर मेंबर्स ऑफ आश्रम began their journey on foot from Sabarmati Ashram to Dandi, a village on west coast of India, 240 miles from अहमदाबाद। ये जो दांडी विलेज है ये वेस्ट कोस्ट भारत का पड़ेगा, समुद्र का किनारा है, ऑब्वियस सी बात है, नमक वहीं मिलेगा। तो ये 240 मील अहमदाबाद से दूर है। अहमदाबाद जो गुजरात का मेन पॉइंट है, वहाँ से ये 240 मील दूर है। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी ऑफ 24 डेज ही सिंबोलिकली ब्रोक द साल्ट लॉ। इन्होंने क्या किया, साल्ट लॉ को ब्रोक किया। दांडी ऑन 6 अप्रैल 1930 एंड दस बाई ब्रेकिंग द साल्ट लॉ ही फॉर्मली लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। On 2 November 1929, a conference of prominent leader of country was convened and a manifesto was issued, which is known as Delhi Manifesto। ठीक है, दिल्ली मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च होता है। गांधी जी पब्लिश एन आर्टिकल इन यंग इंडिया एंड प्लेस 11 point डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट एंड गेव इट टाइम टिल 31 जनवरी 1930 टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दीज डिमांड। या तो आप स्वीकार करिए या फिर रिजेक्ट करिए, उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अरेस्टेड ऑन 14 अप्रैल 1930 फॉर ब्रेकिंग द साल्ट लॉ। ड्यू टू दिस excitement spread and there was fierce demonstration in the city of कलकत्ता, मद्रास एंड कराची। मतलब बहुत ज़्यादा जो उग्र प्रदर्शन है वो होता है, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो है वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं और जो छोटे वाले हैं वो उग्र प्रदर्शन अपना करते हैं। गांधी वॉज आल्सो अरेस्टेड ऑन 4 मई 1930 व्हेन ही अनाउंस दैट ही वुड रेड द धरसना नमक फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ जो धरसना साल्ट फैक्ट्री है, धरसना नमक सत्याग्रह, आप देखते हैं ना, धावा वहाँ बोल दिया जाता है। तो गांधी जी अनाउंस कर देते हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ पे धावा बोलने। तो अंग्रेजों को बड़ा डर लगता है कि तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो गांधी जी को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। लेकिन उनके जो कलीग्स रहते हैं या उनके जो सपोर्टर रहते हैं, जिसमें सरोजनी नायडू हैं, इनके बेटे खुद, वो जाकर वहाँ अपना झुंड लेकर वही काम करते हैं जो गांधी जी करने वाले थे, बल्कि और परफेक्टली करते हैं। अब इसके बाद आप देखें, ये जो इनका कैंपेन था ये साल्ट लॉ को ब्रेक करने के उद्देश्य से ही चलाया गया था। इसके बाद अब हम सिनोनिम्स देखेंगे, यानी पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। ये सामान्य हिंदी वाला पोर्शन है और इसे आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप जिस भी भाषा से संबंध रखते हो। तो देखिए, इसमें मंदिर, इसके लिए जो पर्यायवाची इस्तेमाल किया गया है, देवालय, देवस्थान, देवगृह, ईशगृह, पूजागृह, शिवालय, शिवाला, ये सारे हैं। इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मंगल शब्द के लिए पर्यायवाची अगर हम देखें तो हित, कल्याण, भलाई, उपकार, भला, नेकी, परोपकार, ये सारे शब्द यहाँ दिखाई देते हैं। मंजुल का मतलब होता है मनोरम या मनोहर या मुलायम भी होता है। तो चित्ताकर्षक, मनोरम, मनोहर, लुभावन, मनहर, ये सब है। मंडित का विभूषित, सुशोभित, सज्जित, सुसज्जित, अलंकृत, अवलंकृत, इस प्रकार के जो संबोधन है वो दिखाई देते हैं। अच्छा, मान्य के लिए माननीय, पूज्य, पूजनीय, सम्माननीय, समादरणीय, गणमान्य, श्रद्धेय, कुलीन, ये सारे जो शब्द हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माया के लिए धोखा, छल, प्रतारण, प्रपंच, अस्तित्व रहित, इस तरह की चीजें हैं। मार्मिक शब्द के लिए हृदय विदारक, मर्मस्पर्शी, मर्मभेदी, मर्मांतक, इस तरह के संबोधन है। मिलन शब्द का पर्यायवाची अगर आप देखें तो संपर्क, मिलाप, संयोग, मेल, भेंट, समागम, ये सारे शब्द। मित्र का पर्यायवाची मीत, सखा, मीत जो है वो मित्र का ही बिगड़ा हुआ रूप, तद्भव रूप है। उसके अलावा दोस्त, यार, हमदम, सुहृद, वयस्क, संगी, सपक्ष, सहचर, सहृदय, साथी, ये सारे शब्द यहाँ पर मित्र के पर्यायवाची। इसी क्रम में आप आगे चलें तो यहाँ मंदन का दिया हुआ है। जैसे आप पढ़ते हैं ना त्वरण और मंदन, रिटार्डेशन और एसिलरेशन, तो वैसे ही है यहाँ पे मंदन। मंदन का मतलब होता है मंद करने वाला फैक्टर। इसका पर्यायवाची अगर हम देखें तो मंद, धीमा, अशीघ्र, वेगहीन और अद्रुत हो सकता है। मक्कार के पर्यायवाची के तौर पे धूर्त, दगाबाज, खोटा, छली, वंचक, प्रपंची, चालबाज, ऐसे जो शब्द हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। मक्खन के लिए हम दधिसार, दधी का सार, उसके अलावा माखन, नवनीत, लोनी, इस तरह के शब्द हैं। मधु के लिए आप देखें तो शहद, वसंत ऋतु, वसंतासो असल में, शराब, मदिरा, चैत्यमास, कुसमासो, इसके अलावा मकरंद भी कहा जाता है, पुष्पासो भी कहा जाता है, माक्षिक भी कहा जाता है। ठीक है, महादेव के लिए, अच्छा यहाँ भ्रमराज जो शब्द है ना, ये भी मधु यानी जो शहद है, यहाँ शहद से नहीं तात्पर्य है, असल में मदिरा से तात्पर्य है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। माक्षिक भी कहा जाता है और सुधा भी बोलते हैं। सुधा अमृत का भी है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद महादेव के लिए शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वरी, यहाँ महेश्वर होना चाहिए, महेश्वरी पार्वती जी को कहा जाता है। गिरजापति, कपर्दी, वामदेव, कैलाशपति, श्रुतिकंठ, मदनारी, इंदुशेखर, चंद्रमौली और अनंत नाम है। यहाँ तो कुछ ही दिए हैं और उतने से आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए नीचे दिया है पिनाकी। पिनाक इनके धनुष का नाम था, तो पिनाकी मतलब पिनाक को धारण करने वाले। और आप भूतेश, मदन, रिपु, महेश्वर, विधुशेखर, शशिशेखर, इन नामों से भी महादेव को जानते हैं।
मंथन का देख लीजिएगा, संघर्षण होता है, विलोवन होता है, बिलोना होता है, अवगाहन होता है। मछली के अगर पर्यायवाची में आप देखें तो मीन, मत्स्य, शफरी, झक, जल जीवन, मकर, इस तरह के जो संबोधन है वो इस्तेमाल होते हैं। मत के लिए सम्मति, मंतव्य, राय, धारणा, विचार। मतभेद, इसका क्या हो जाएगा? विरोध, असम्मति, वैमनस्य, असहमति, मतद्वैध। मद का गर्व, अहंकार, दंभ, अभिमान, घमंड, इस तरह के शब्द। मदिरा के लिए आसव, मधु, दारू, शराब, सोम, मद्य, मध्वासो, सुरा, वारुणी, हाला, माध्वक, माध्विजा। मन के लिए जो पर्यायवाची है उसमें अंतर, मानस, जी, अंतःकरण, ये सारे हैं। अब जरा सा ऊपर चलते हैं और इधर वाले शब्दों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मित्र तक देखा था, उसके बाद वाले को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक हमने कवर किया था। मीठा से देखिए, सरस, सुरस, स्वाद, मिष्ट, मधुर, ये सारे शब्द हैं। मुकदमे के लिए दावा, मामला, केस, नालिश, वाद, ये सारे शब्द हैं। मुक्त के लिए जो पर्यायवाची हमें इस्तेमाल करने हैं उसमें स्वच्छंद, स्वतंत्र, आजाद, खुला, छुट्टा, छूट, उन्मुक्त, ये शब्द हैं। मुंह के लिए अगर आप देखें पर्यायवाची शब्दों को तो इसमें मुंह, आनंद, वदन, मुखड़ा, चेहरा। मुख्य के लिए प्रधान, प्रमुख, प्रवर, वरेण्य, वरेण्य जो शब्द है वो भी इस्तेमाल होता है। खास, ये भी शब्द इस्तेमाल होता है। मुग्ध के लिए अगर आप देखें तो तल्लीन, मोहित, आसक्त, लुब्ध, आकृष्ट। मूंगा शब्द के लिए प्रवाल, विद्रुम, रक्तमणि और रक्तांग जैसे जो संबोधन है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आप देखें मूर्ख के लिए तो मूढ़, अज्ञानी, जड़, गंवार, निबुद्धि, अज्ञ, अज्ञ मतलब जिसे अज्ञानता घेरी हो, और नासमझ, मंदधी, मंदबुद्धि भी कह सकते हैं, बेवकूफ़ और अबोध भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें मुर्गे के लिए तो तमचूक, अरुण शिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट, चरणायुध, ये सारे शब्द ये मुर्गे के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी क्रम में मुनि का पर्यायवाची आप देखेंगे तो योगी, तापस, तपस्वी, व्रती, साधु, ऋषि, संत, ये सारे शब्द हैं। मृत्यु के लिए अंतकाल, इंतकाल, देह, प्राणांत, निधन, मौत, देहावसान, स्वर्गवास, स्वर्गारोहण, ऐसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और शरीरांत भी कहा जाता है। मेघ के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं मतलब जो पर्यायवाची हम देखते हैं उसमें धराधर है, इसके अलावा घन होता है, घन बरस रहे हैं, और जलचर होता है, जलद होता है, वारिद होता है, जीमूत भी कहा जाता है, और बादल कहा जाता है, नीरद कहा जाता है। नीर मतलब पानी, द मतलब देने वाला, और वारिधर कहते हैं, पयोद, पयोधर, जगजीवन, अम्बुद, बलाहक, वारीनाथ, अंबर, अम्बुद, अम्बुधर, नबगज, और अब्र, अभ्र और अर्बुद जैसे जो शब्द हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, और भी तमाम हैं। इसके बाद आप मेढक का देख लीजिए। जब बादल का देख लिया तो पानी का पसंदीदा जीव जो है वो मेढक। दादुर्भेक, शालूक, शालू और वर्षाभू भी कहा जाता है इसे। चातक का जो पर्यायवाची देखिए, चातक एक पक्षी का नाम है, वो मेढक नहीं होता है, ठीक है। तो चातक एक अलग चीज़ है। इसके अलावा मंडूक जो है ये मेढक को संस्कृत में कहा जाता है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि मंडूक जो है वो तत्सम शब्द है, मेढक उसी से गढ़ा हुआ तद्भव है। और वर्षाप्रिय, दरदुर और वर्षाभू कहा जाता है। इसके अलावा मेधावी के लिए प्रज्ञावान, सुधी, बुद्धिमान और बुद्ध जैसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। मेहनत के लिए अध्यावसाय, उद्योग, परिश्रमता, कर्मठता, मशक्कत, श्रम और उद्यम, ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। देखिए जो बुध शब्द है ना, आप पढ़ते हैं बुधवार, और एक ग्रह का नाम भी रख दिया गया है बुध, यानी जिसे आप मरकरी कहते हैं। तो असल में ये बृहस्पति का पुत्र है, मतलब बुध जो है ना वो तारा और बृहस्पति की संतान है। असल में इनके जो असली पिता है वो चंद्रमा है, तो इनके अंदर सुंदरता भी थी और बुद्धिमत्ता भी थी, इसीलिए इनका नाम बृहस्पति के द्वारा रख दिया गया बुध। तो ये है। अब इसके बाद आप आगे देखें तो इसमें आगे के जो शब्द है उसमें मनगढ़ंत जो शब्द है इसके लिए खयाली, यहाँ पर आप देख रहे हैं खयाली, काल्पनिक, कल्पित, यथार्थ रहित और अवास्तविक जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। मनचाह के लिए यथेच्छ, यथेच्छ मतलब जैसी यथा इच्छा आपकी है वैसा। अभिलाषित, अभिलषित, इच्छित, अभीष्ट, मनोवांछित, ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर मेहनती का, तो मेहनती का अध्यावसायी हो सकता है, उद्योगी हो सकता है, परिश्रमी, कर्मठ, श्रमशील, उद्यमी, संकल्पशील, साधनाशील, अध्ययनशील। मैत्री के लिए दोस्ती, यारी, सख्य भाव, मित्रता, सौहार्द। और मैना के लिए, मैना एक पक्षी होता है, कलह प्रिया, झगड़ालू होते हैं। उसके अलावा मदन भी कहा जाता है, चित्र नेत्रा कहा जाता है। आप देखते हैं कि जो मैना होते हैं उनकी आंखें बड़ी कलात्मक होती हैं। इसके अलावा चित्राक्षी भी कहा जाता है, सारिका कहा जाता है। मधुराशा और मधुरलाशा, त्रिलोचना, ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। मनीषी के लिए जो पर्यायवाची हमने देखे उसमें ज्ञानी, विचारक, चिंतक, विद्वान, पंडित, मूर्धन्य, निष्णात, ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।